इन अ सेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये टॉपिक एक तो स्टैंड अलोन भी बाज़ औक़ात आ जाता है, विच मीन्स के देयर आर पास्ट पेपर जिसमें लर्निंग कर्व का स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी है। और इसके अलावा इस टॉपिक की इसलिए बहुत इम्पोर्टेंस है कि ये टॉपिक जो है वो इंटीग्रेट होके आता है दूसरे टॉपिक्स में। नाउ इंटीग्रेशन का क्या मतलब है? अब आप स्ट्रेटेजिक लेवल के स्टूडेंट्स हैं, एक टॉपिक में दूसरा टॉपिक और एक टॉपिक में तीसरा टॉपिक आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको लाइफ साइकिल कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूँ तो लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के अंदर लर्निंग कर्व आ सकता है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पढ़ा रहा हूँ तो उसके अंदर लर्निंग कर्व आ सकता है। इवन बजटिंग के अंदर लर्निंग कर्व आ सकता है, और ऐसा पास्ट पेपर्स में कई दफा हुआ भी है। तो ये टॉपिक दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ना सिर्फ ये कि ये स्टैंड अलोन इम्पोर्टेंट है, आपसे 10 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है इस टॉपिक में से, बल्कि ये इंटीग्रेट होके दूसरे क्वेश्चंस के साथ भी आता है और अक्सर ट्रिकी बना देता है एक सवाल को, क्योंकि इसमें कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं और कुछ क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। तो यहाँ पे अब हम जरा इसको समझते हैं। ये स्लाइड्स बस मैंने एक एजेंडा सेट करने के लिए बनाई थी। असल में आज हमें जो है वो बुक से ही पढ़ना है। ACCA परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बुक F5 मैंने यहाँ पे इसको जरा एक्सपेंड किया हुआ है ताकि आपको जरा अच्छा नजर आए। तो इसमें से मैं कुछ बात आपसे करता हूँ रिगार्डिंग लर्निंग कर्व थ्योरी इंट्रोडक्शन, और फिर इसी में से कुछ क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस भी करते हैं। तो सबसे पहले कहाँ से जी स्टार्ट करें? तो हम कहानी यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि आप ये बात समझें कि जब भी कोई काम पहली दफा किया जाता है, पहली दफा फर्स्ट टाइम, so both the workers and the operating procedures are untried। तो चूंकि वो काम आप पहली दफा कर रहे होते हैं और वो काम एक ऐसी नेचर का होता है जो उससे पहले आपने नहीं किया, तो आपको उसकी इतनी नाव नहीं होती। लेकिन जैसे आप वो काम और जैसे आप वो प्रोसीजर बार बार करते हैं, रेपिटेटिवली करते हैं, और वो काम एक स्ट्रक्चर्ड नौयत का भी होता है, सो एज यू रेपिटेडली डू दैट वर्क then workers become more familiar। तो आपको ज्यादा फेमिलियरिटी हो जाती है उस काम से, राइट? तो इसकी एग्जांपल अब हम कहीं ले सकते हैं। आपने जब पहली दफा टाइपिंग स्टार्ट की होगी यूजिंग द कीबोर्ड, अगर आपने वर्ड पे टाइप करना सीखा हो तो आपको शुरू में टाइपिंग में बहुत प्रॉब्लम होती होगी और आपने काफी टाइम लगाया होगा। आप कीज ढूंढने में टाइम लगाते होंगे, क्यू कहाँ पे है, ए कहाँ पे है। इवन अगर आपने अपना नाम भी लिखना है, लाइक अगर मैंने अपना नाम भी लिखना है ज़ीशान महमूद, तो मैं बकायदा देख के ZEESHAN एंड इट टेक्स मी टाइम टू इवन टाइप दीज टू वर्ड जो कि मेरा नाम है। बट एज यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, और जब आप देखते हैं कि अच्छा हर बारी वो की वहीं पे भी है और एक स्ट्रक्चर्ड नौयत का ये काम है और जो कीबोर्ड है उसका एक स्ट्रक्चर है, और जब आपको वो स्ट्रक्चर समझ आ जाता है तो जब आप वो काम बार बार करते हैं, तो अगर आपने सिर्फ 2 लफ्ज लिखने में पहले 1 मिनट लगा दिया था या आधा मिनट लगा दिया था, तो दूसरी बार आप उसे 20 सेकंड में या 10 सेकंड में या इवन इवेंचुअली आप 1 सेकंड में टाइप कर लेते हैं। So this is an example of learning curve कि पहली दफा आपको वो काम ज्यादा वक्त ले गया, लेकिन जैसे आपने वो बार बार दोहराया तो बार बार दोहराने से आपका जो टाइम है वो कम लगना शुरू हो गया। क्यों कम लगना शुरू हो गया? क्योंकि आपकी लर्निंग हो गई, और इसी को हम कहते हैं लर्निंग इफेक्ट, इसी को हम कहते हैं लर्निंग कर्व। तो अब इसकी एक और मिसाल ले लें। अब हम सारे इस वक्त ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, तो शुरू में जाहिर सी बात है ये अब हमारा भी लर्निंग कर्व है, ये काम कैसे करना है, लिखना कैसे है, इसका सारा इस्तेमाल। तो शुरू में डेफिनेटली वी आर टेकिंग मोर टाइम, बट एज वी मूव ऑन और जब हमें ये रेपिटेटिवली ये बातें समझ आ रही हैं, तो वी आर टेकिंग लेस टाइम टू टेक नोट्स एंड टू ऑर्गेनाइज अवर लेक्चर मटेरियल एंड ऑल दैट स्टफ। तो एक बात क्लियरली समझें कि लर्निंग कर्व की जो थ्योरी है, तो थ्योरेटिकली हम ये बात कर रहे हैं
कि एक स्ट्रक्चर्ड नौयत का काम जब आप पहली बार करते हैं तो ज्यादा वक्त लगता है, और जब आप बार बार करते हैं तो वक्त लगना कम हो जाता है, और इसी को हम लर्निंग कर्व इफेक्ट कहते हैं। अच्छा जी, अब ये तो हो गया थ्योरेटिकल, एक जस्ट फिनोमेना, हमने इसको समझ लिया, और बड़ा एक लॉजिकल फिनोमेना है, बड़े आराम से समझ आ जाता है, कॉमन सेंस स्टफ है। आप किसी से भी बात करेंगे, चाहे वो बिजनेस का, अकाउंटिंग का, फाइनेंस का स्टूडेंट है या नहीं, उसको ये बात समझ आ जाएगी। लेकिन अब हमने जो चीज समझनी है वो है इसका इसको अब हम समझेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ लॉ। अब इससे रिलेटेड जो लॉ अब हम पढ़ने लगे हैं उसको हम कहते हैं रॉयट्स लॉ। अब इसी चीज को ऑब्जर्व करते करते, इसी स्ट्रक्चर्ड नौयत के कामों को और वर्क पैटर्न्स को ऑब्जर्व करते करते कि ठीक है जी, पहली बार काम करते हैं ज्यादा टाइम लगता है, फिर दोबारा काम करते हैं तो जरा कम टाइम लग जाता है। तो कितना कम टाइम लग जाता है, और दोबारा का मतलब क्या है, कि दोबारा का मतलब है कि आपने 1 यूनिट से 2 यूनिट बना दिए तो दूसरे यूनिट पे टाइम कम लग जाएगा, और 2 से 3 यूनिट्स बना दिए तो टाइम कम लग जाएगा। तो इसको जरा एक, जब हम किसी फॉर्मूले में लेके आएंगे तब तो हम इस थ्योरी से फायदा उठा सकते हैं। तो इसको फॉर्मूले में लेके आने के लिए एक लॉ बनाया गया, राइट्स लॉ। और ये लॉ क्या कहता है, इसको बहुत गौर से आपने समझना है, और इसके हर लफ्ज को गौर से समझना है। लाइनें ये 2 हैं, लेकिन स्टूडेंट्स जो हैं वो इस पे अच्छा खासा कंफ्यूज होते हैं, और जैसे ही मैं इसको समझा दूंगा, आई विल गिव यू अ चांस टू आस्क मी अगर आपको कंफ्यूजन हो रही हो। क्योंकि अगर आपको अभी कंफ्यूजन हो रही है तो फिर वो आपको आगे, जैसे ही मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो वो चीजें कंफ्यूज ही करेंगी। तो पहले हम इसको क्लियर कर लेते हैं। मैं 2 लाइन में पढ़ रहा हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इसकी एक मिसाल देता हूँ, और उसके बाद आपको मौका देता हूँ कि आप सवाल पूछें। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो राइट्स लॉ, अगेन जी मैं यहीं से पढ़ रहा हूँ। राइट्स लॉ स्टेट्स दैट एज cumulative आउटपुट डबल्स। तो पहले तो आप इसी को हम हाईलाइट कर लेते हैं। cumulative आउटपुट डबल, जैसे ही cumulative, अब cumulative की उर्दू क्या है जी, मजमुई, इन टोटल। तो जैसे ही cumulative आउटपुट मींस पैदावार, तो जैसे ही मजमुई पैदावार आपकी डबल होती है, cumulative आउटपुट, आपकी आउटपुट डबल होती है। अब डबल होने का मतलब क्या है, डबल होने का मतलब यह है कि 1 यूनिट से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। So this is what it means, cumulative output doubles। तो आपकी जैसे ही cumulative आउटपुट डबल होती है तो क्या हो जाएगा जी फिर? ये लॉ क्या कहता है? ये लॉ ये कहता है कि as cumulative output doubles, cumulative average time per unit। अब फिर इसको समझें, cumulative मजमुई, एवरेज, एवरेज आपको पता है कि जब 1 से 2 यूनिट्स होंगे तो 2 यूनिट्स का जो टोटल टाइम होगा उसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो एवरेज आ जाएगी। फिर वो कह रहा है क्युमुलेटिव एवरेज, तो अगर 4 यूनिट्स बनाए हैं तो चारों यूनिट्स की मजमुई एवरेज, 8 बनाए हैं तो 8 यूनिट्स की मजमुई एवरेज, अगर 16 बनाए हैं तो 16 यूनिट्स की मजमुई एवरेज। तो क्युमुलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट, तो ये थ्योरी ये बता रही है पर यूनिट गिर जाएगा। तो एवरेज क्युमुलेटिव मजमुई एवरेज टाइम पर यूनिट गिर जाएगा। अच्छा भाई, किससे गिर जाएगा, किस परसेंटेज से गिरेगा? 10% से गिरेगा, 20% से गिरेगा, और यहाँ पे वर्ड 2 का भी है, 2 गिरेगा, इस इतने परसेंटेज से गिरेगा। तो यहाँ पे ये लॉ ये नहीं कहता कि जी कितने परसेंट से गिरेगा, ये लॉ आपको परसेंटेज नहीं दे रहा, बट ये जरूर कह रहा है कि इट विल फॉल टू अ फिक्स परसेंटेज। अब वो 90% भी हो सकती है, वो 80% भी हो सकती है, वो 70% भी हो सकती है, वो 65% भी हो सकती है, और ये जो जिस भी फिक्स परसेंटेज से गिरेगा इसको हम कह रहे हैं लर्निंग रेट। अब लॉ ने आपको रेट क्यों नहीं दिया भाई? जाहिर सी बात है, काम की नौयत, लोगों की नौयत, उनकी कैपेसिटी, उनकी एफिशिएंसी, बहुत सारे फैक्टर्स डिटरमिन करेंगे इस लर्निंग रेट को। अब ऐसा तो नहीं है कि दुनिया के तमाम लोगों का लर्निंग रेट एक जैसा हो जाए। पहली दफा जब मैंने भी टाइप किया तो मुझे भी उतना टाइम लगा, आपको भी उतना टाइम लगा, जैसे ही मैंने दोबारा टाइप किया मुझे भी उतना टाइम लगा, आपको भी उतना टाइम लगा।
सो फिक्स परसेंटेज तो होगी, लेकिन दैट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो इसलिए इस लॉ ने आपको फिक्स परसेंटेज बस कह दिया, रेट नहीं दिया। अब ये तो फिर ऑर्गेनाइजेशन में होगा कि रेट क्या है, और बाज का हम रेट खुद भी निकालते हैं। फिर आगे क्या कहता है, फिक्स परसेंटेज ऑफ द प्रीवियस एवरेज टाइम। तो जो पिछला एवरेज टाइम था उस प्रीवियस एवरेज टाइम से रेट गिर जाएगा फिक्स परसेंटेज। अब सिर्फ मैं इन चार बातों को एक मिसाल देके, और मिसाल मुझे न्यूमेरिकली देनी पड़ेगी, मैं मिसाल आपको कॉन्सेप्चुअल दे चुका हूं। टाइप राइटिंग की मिसाल दे दी मैंने आपको, ये ऑनलाइन पढ़ाने की मिसाल दे दी। आप जहाज बनाना है, गाड़ी बनानी है, सुई बनानी है, जो भी काम आप पहली दफा करेंगे, अभी सारे वैक्सीन बनाने के चक्कर में हैं, तो जो भी काम आप पहली दफा कर रहे होंगे उसमें आपको, तो मिसालें मैंने कॉन्सेप्चुअली आपको बहुत दे दी। अब जो मैं मिसाल दे रहा हूं, मैं तो सिर्फ अब इस लॉ को क्वांटिटेटिवली, क्योंकि नाउ वी आर इनटू क्वांट्स, हमें इसको क्वांटिटेटिवली समझना है। तो अब जो मैं आपको मिसाल दे रहा हूं, मैं इस मिसाल में आपको क्वांटिटेटिवली समझाऊंगा कि ये जो कहना चाह रहा है लॉ, ये क्या है। तो इसको क्वांटिटेटिवली समझाने के लिए मैं बहुत ही बेसिक एग्जांपल लेता हूं, और मैं यहाँ पे सबसे पहले इसका जो पहला कंपोनेंट है, और वो क्या है कि जब कम्युलेटिव आउटपुट डबल होगी, तो मैं यहाँ पे यूनिट्स ले लेता हूँ भाई। 1 डबल हुई तो 2, डबल हुई तो 4, डबल हुई तो 8। अभी हम यहीं तक रहते हैं, आगे मेरे पास एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें बहुत आगे भी जाएंगे, बट एक एग्जांपल समझना चाह रहे हैं। तो वो कहता है जी कि आउटपुट डबल होगी, तो अब हमने यहां पे लेना है कम्युलेटिव एवरेज। कम्युलेटिव एवरेज। अब सबसे पहले तो मुझे कोई ये बताएगा कि भाई इस ऑर्गेनाइजेशन का लर्निंग रेट क्या है। लर्निंग रेट तो बताना पड़ेगा, लर्निंग रेट तो मुझे पता होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन थ्रू देयर एक्सपीरियंस कैन डिटरमाइन दिस। नहीं पता तो क्वांटिटेटिवली इसका एक तरीका है, वो हम बाद में देखेंगे। तो अगर मुझे ये कहा जाता है, और मुझे ये डेटा भी चाहिए भाई पहले यूनिट को कितना टाइम लग रहा है, तो लेट्स अज्यूम कि मुझे कहा गया कि पहले यूनिट पे 100 घंटे लगते हैं। ज्यूम कर लें जी, पहले यूनिट पे 100 घंटे लगते हैं, और मुझे कहा गया कि जो लर्निंग रेट है, लर्निंग रेट ये 80% है। अब फिलहाल आप एज्यूम कर लें कि ये दो चीजें आपको गिवन हैं, ये उन्होंने आपको बताई हुई हैं, ठीक है जी। ये आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन है। तो जब मेरे पास ये गिवन इंफॉर्मेशन है, तो अब मैं थ्योरी को अप्लाई कर सकता हूं। तो थ्योरी ये कहती है, ये लॉ ये कहता है कि व्हेन कम्युलेटिव आउटपुट डबल्स, डबल कर दिया हमने 1 2 3 4, तो एवरेज टाइम, कम्युलेटिव एवरेज, अब पहले का तो हमें बता दिया उसने 100, तो 2 यूनिट्स का क्या एवरेज टाइम होगा, पहले 2 का क्या होगा। तो जी वो कहते हैं कि cumulative average time falls to a fixed percentage। cumulative average time 80% तक हो जाएगा। तो ये आपका 2 यूनिट्स का जो परसेंटेज आएगी वो 80, जो cumulative टाइम आएगा वो 80 आएगा। मैं रिपीट करता हूं, यहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स को। पहले यूनिट पे 100 घंटे लगे, जब आउटपुट डबल करूंगा 1 से 2, तो कितने घंटे लगेंगे ऑन एवरेज। तो थ्योरी कहती है कि ऑन एवरेज जो जो आपके आवर्स हैं वो फॉल कर जाएंगे टू अ फिक्स परसेंटेज, और वो परसेंटेज कितनी है 80%। तो मैं 100 से कितने पे आ जाऊंगा 80% पे, तो 100 घंटों से कितने पे आ जाऊंगा 80 घंटों पे। तो एक यूनिट बनाने पे तो मुझे 100 घंटे लग रहे हैं, लेकिन अगर मैं 2 यूनिट्स इकट्ठे बनाऊं तो मुझे दोनों पे बनाने पे ऑन एवरेज 80 घंटे लगेंगे, विच मीन्स टोटल 160 आवर्स। अच्छा जी, व्हाट इफ अगर मैं 4 बनाऊं। अब अगर मैं 2 से 4 बनाता हूं तो फिर मेरा 80 जो ये लर्निंग इफेक्ट है, तो आप देखिएगा कि क्या हो रहा था, ये 80% तक आ गया। अब क्या होगा, अब मजीद ये 80% तक आ जाएगा, और इसका मजीद 80% कितना बनता है, इसका मजीद 80% बनता है 64।
अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब आप 4 यूनिट बनाएंगे तो ऑन एवरेज टोटल 4 यूनिट्स बनाने पे कम्युलेटिव 4 यूनिट्स बनाने पे मजमूई 4 यूनिट्स बनाने पे आपका जो एवरेज टाइम आएगा वो 64 आएगा। इसका मतलब है जो आप 4 यूनिट्स बना रहे हैं तो 64 आवर्स आपका टाइम आएगा। तो जी अब अगर मैं इस वक्त आपसे एक सवाल पूछ लूं, अब तो मेरा हक बनता है इतनी आपसे बात करने के बाद, और ये भी पता लग जाएगा आप मुझे फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो अब अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि बताएं जी, अगर मैं फिर प्रोडक्शन डबल कर दूं, 4 से 8 हो जाएं, तो मैंने आज आपसे रिक्वेस्ट की थी कि कैलकुलेटर लेके आइएगा, तो अब अगर प्रोडक्शन 4 से 8 हो जाए तो मुझे बताइएगा कि 80% लर्निंग रेट होते हुए हमारा कम्युलेटिव एवरेज टाइम कितना हो जाएगा। तो जी जवाब आना शुरू हो गए हैं और जवाब बिल्कुल एक जैसे आ रहे हैं, विच मीन्स के सबको बात समझ आ रही है और जवाब भी ठीक है। सो वेरी गुड जी हसन। और ये ओप्पो से कोई साहब हैं, अब अगर आप अपने नाम से हों तो मैं अब आपको ओप्पो तो नहीं कह सकता। अली, राहत, सदफ, एडमिनिस्ट्रेटर, सेड, अमीन, मोहिब, एक ही ने पता नहीं 204 कह दिया, ये पता नहीं आपने कैसे कह दिया, वक्कार। राइट जी, सो वी गॉट वेरी गुड आंसर्स एंड वेरी राइट आंसर्स। आप जरा स्टॉप कर लीजिएगा वरना वहां पे क्वेश्चन में बहुत वो हैवी हो जाता है, मैं फिर उसको फॉलो नहीं कर सकूंगा। प्लीज ये थोड़ा सा लर्निंग आपकी होनी चाहिए कि जब कहा गया सवाल का जवाब दे दें तो बस 1 2 4 जवाब आ गए हैं काफी है, और सारों ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है और वो जवाब है 51.2। 51.2 ये है इस थ्योरी का मतलब। मैं एक दफा फिर पढ़ के आगे जाऊंगा कि राइट लॉ ये कहता है कि जैसे ही मजमुई पैदावार डबल होती है तो जो मजमुई एवरेज है पर यूनिट वो गिर जाती है एक परसेंटेज तक। मैं यहाँ पे तक का वर्ड यूज कर रहा हूँ, परसेंटेज तक, और उस परसेंटेज को आप लर्निंग रेट कहते हैं। वो लर्निंग रेट यूजुअली गिवन होता है, अगर गिवन ना हो तो निकालने का एक तरीका है, थोड़ी देर बाद में आपको सिखाऊंगा। तो ये उसकी एक एप्लीकेशन है जी। अब आगे चलते हैं और आगे भी मैं आपको जरा एक दफा फिर, अच्छा चलें आगे। जरा एक ग्राफ आ गया है तो मैं पहले ग्राफ की ही बात कर लेता हूँ और फिर उसके बाद एक दफा फिर ये टेबल बनाएंगे, क्योंकि ये जितना आसानी से समझ आता है उतनी ही आसानी से ये कॉन्सेप्ट स्लिप भी हो जाता है, तो इसलिए स्लिप नहीं होने देना। एंड वी आर नॉट इन अ हरी। हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह क्वांटिटेटिवली समझ के फिर इसके जो मजीद कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स हैं, इसका स्ट्रेटजी के साथ ताल्लुक, इसका कॉस्टिंग के साथ ताल्लुक, इसका दूसरी चीजों के साथ ताल्लुक, इसकी एप्लीकेबिलिटी, इसकी लिमिटेशंस, मैं उस पर फिर बात कर लूंगा चाहे मुझे अगले लेक्चर में बात करना पड़े। बट फर्स्ट राइट नाउ मैं चाहता हूं कि ये 2 लाइनों का मतलब आपको ना सिर्फ समझ आए बल्कि इसकी जो पॉसिबल वेरिएशंस हो सकती हैं वो भी आपको समझ आए। तो ये इसकी ग्राफिकल डिपिक्शन है। एक्स एक्सिस पे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है, वाई एक्सिस पे एवरेज टाइम पर यूनिट है। आप देखें कि जो स्लोप एक आपका टोटल कॉस्ट का होता है, कि जो टोटल कॉस्ट आपकी है वो पर यूनिट गिरती रहती है, उसी तरह का एक स्लोप, नेगेटिव स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपको यहाँ पे मिल रहा है। कि जैसे देखें जब आपने कुछ यूनिट्स बनाए तो टाइम उस वक्त आपको ये ज्यादा लग रहा था, राइट। फिर जैसे आपने प्रोडक्शन बढ़ा दी तो आपका टाइम कम हो गया, मजीद प्रोडक्शन बढ़ा दी, टाइम मजीद कम हो गया, और ये कौन सा टाइम है, एवरेज। और जैसे ही आपने मजीद प्रोडक्शन बढ़ाई तो मजीद टाइम कम हो गया, और एक वक्त आता है जिस पे ये लर्निंग स्टॉप हो जाती है, सीज हो जाती है, और यहाँ से फिर जो मजीद टाइम गिरना बंद हो जाता है, इसको हम कहते हैं कि लर्निंग यहाँ पे स्टॉप हो गई। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं सारी जिंदगी टाइप कर करके एक दफा मैं किसी तरीके से माइनस में ले आऊंगा अपने टाइम को, या बहुत रिड्यूस कर दूंगा। सो डेफिनेटली एक स्टेज के बाद जितना भी स्ट्रक्चर्ड काम हो, लर्निंग जो है वो स्टॉप हो जाती है। तो ये इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। देखें जी, ये कुछ लोग हाथ हैंड रेज कर रहे हैं। आई हैव नो फीचर जिसकी जो नो सच फैसिलिटी जिसकी बेस पे मैं आप
कि इस हैंड रेज वाले फिनोमेना को आपको परमिशन दे सकता हूँ बात करने की। आपने जो भी पूछना है, जो भी आपके जहन में क्वेरी है, हाथ ना रेज करें, जस्ट क्वेश्चन एंड आंसर में टाइप कर दें वो क्वेरी, और स्पेशली उस वक्त टाइप करें जब मैं आपको टाइप करने को कहता हूँ, तो वो उसी वक्त मैं पढ़ लूंगा। अगर आप पहले टाइप करेंगे वो ऊपर नीचे हो सकती है, तो डोंट रेज योर हैंड्स। या अगर आप हैंड रेज भी कर रहे हैं तो प्लीज हैंड रेज करने के बाद अपनी क्वेरी क्वेश्चन एंड आंसर बॉक्स में डाल दें, ताकि मुझे पता लगे कि आप क्या बात मेरे से करना चाह रहे हैं। अभी मैं आपको 2 से 3 दफा मजीद अपॉर्चुनिटी दूंगा बात करने की, सो डोंट वरी, यू विल बी गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अच्छा जी, इसकी एक और वे में हम रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अब दिस टाइम हम कम्युलेटिव टाइम की बात नहीं कर रहे, बल्कि अब हमने एवरेज टाइम एवरेज टाइम की बात नहीं कर रहे। अब हम चले गए हैं टोटल टाइम पे। तो देखें जी, ये आपकी जो है वो टोटल टाइम है। अब ये तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाएंगे, टोटल टाइम तो आपको ज्यादा ही लगेगा, लेकिन वो टोटल टाइम शुरू में तो ज्यादा होगा और फिर ग्रेजुअली वो कम होना शुरू हो जाएगा, और एक स्टेज पे आके वो टोटल टाइम काफी कम हो जाएगा। इसको अगर मैं आपको न्यूमेरिकली दिखाना चाहूं, तो जो क्वेश्चन हम कर रहे थे, अब जरा मैं इसके आगे एक और कॉलम बनाने लगा हूं, और फिर उसके बाद मैं इसको बड़ी डिटेल से जो है वो एक और क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूँ, ये एवरेज और टोटल वाला फिनोमेना, और उसमें मुझे इंक्रीमेंटल की बात भी करनी पड़ेगी। तो अब मैं यहाँ पे एक टोटल का कॉलम बना देता हूँ, टोटल। तो देखें जी, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, 1 यूनिट बनाया 100 घंटे लगे, तो टोटल भी 100 घंटे लगेंगे। 2 यूनिट बनाए, ऑन एवरेज 80 घंटे लग रहे हैं, टोटल कितने लगेंगे? 2 × 80 160, तो टोटल लगेंगे 160, टोटल तो बढ़ेगा। 4 यूनिट बना रहे हैं, तो पर यूनिट आपको एवरेज क्या आ रही है? 64 64, 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल आवर्स कितने लगेंगे? 256। 8 यूनिट बना रहे हैं, एवरेज क्या आ रही है? 51.2, टोटल क्या हो जाएगा? 409.6। तो देखें जी, टोटल ने तो बढ़ना ही है, टोटल आवर्स तो बढ़ेंगे क्योंकि आपकी आउटपुट बढ़ रही है, लेकिन टोटल आवर्स उस रफ्तार से नहीं बढ़े। अब ऐसा ही नहीं हो रहा कि 1 यूनिट पे 100 और 2 पे 200, नो, ऐसा नहीं हो रहा, और 3 पे 300 और 4 पे 400, नहीं, टोटल बढ़ रहा है, लेकिन उसके अंदर लर्निंग का इफेक्ट शामिल होने की वजह से वो टोटल उस रफ्तार से नहीं बढ़ रहा जिस रफ्तार से अगर वो लर्निंग इफेक्ट ना होता तो वो डबल हो जाता, जस्ट लाइक वेरिएबल कॉस्ट। तो ये उस ग्राफ की न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है जी, अब मैं आपको एक दफा फिर टैबुलर अप्रोच से, एक दफा फिर, क्योंकि मैं आपको बार बार कह रहा हूं, कॉन्सेप्ट एकदम स्किप भी हो जाता है, तो अब मैं आपको एक टेबल पे लेके आ रहा हूं, और कोशिश करें, मैं शायद आपको चलें एक बल्कि ये कोशिश क्या करें, ये तो अभी शायद एग्जांपल मैं कर ही रहा था, तो मुझे लगता है कि इसको तो मुझे आपको वैसे ही यहाँ पे फिल ही कर देना चाहिए। तो तकरीबन यही एग्जांपल कर रहा था, लेकिन इसके अंदर एक एडिशनल पॉइंट आ गया है, वो भी अब आपको समझा देता हूँ। टोटल वाला पॉइंट तो है ही है, एक एडिशनल पॉइंट आ गया है, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं तो ये इंक्रीमेंटल वाला पॉइंट भी आ जाता है। तो जी, मैं आपको टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 2 करा रहा हूँ। ये ACCA की किताब में ये छोटे छोटे इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, और ये बहुत अच्छे होते हैं अगर आप अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करना चाहते हैं। गो के फाइनल एग्जाम में तो इस लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, हाँ MCQ होता तो शायद आ जाता छोटा सा क्वेश्चन, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है तो कॉन्सेप्ट तो ग्रेजुअली बिल्ड होगा। बाद में जब हम बड़े क्वेश्चन करेंगे तो फिर आप देखिएगा कि ये इतना सिंपल फिनोमेना नहीं है। तो ये बिल्कुल वही वाली बात बता रहा है, सिर्फ इसमें एक एडिशनल पॉइंट है। मैं पहला वाला फेज बड़ा क्विकली कर लेता हूँ, फिर अगेन आपको मौका देता हूँ सवाल पूछने का। तो ये कहता है जी, एक प्रोडक्ट है जिसको 100 घंटे लगते हैं पहला यूनिट बनाने पे, ठीक है जी, तो पहला यूनिट बनाने पे 100 घंटे लगते हैं, एवरेज भी 100 आएगी, यही बात अभी मैं आपको कर रहा था। और फिर वो कहते हैं कि 80% लर्निंग रेट अप्लाई होता है। तो अभी मैंने आपको फिर बताया था कि 2 यूनिट बनाने पे एवरेज 80 हो जाएगा, 3 यूनिट बनाने पे एवरेज 64 हो जाएगा, 8 यूनिट बनाने पे एवरेज 51.2 हो जाएगा। मैंने अभी आपको ये भी समझा दिया कि टोटल के लिए मल्टीप्लाई करना है तो 2 × 80 160 हो गया,
और 64 ये भी मैंने, ये वाले जो क्वांट्स हैं ये मैंने आपको अभी समझा दिए। दिस इज नथिंग न्यू, बिल्कुल वैसे हमने रिप्रोड्यूस कर लिया टेबल। अच्छा, अब जरा एक बहुत केयरफुली इस चीज को समझिएगा, यहां से कुछ कुछ स्लिपेज स्टार्ट हो जाती है, कॉन्सेप्चुअल एंड क्वांटिटेटिव। अब ये कह रहा है इंक्रीमेंटल लॉ, तो हमें जो लॉ में लिखा हुआ है, लॉ तो जो हमें बताता है वो लॉ तो कम्युलेटिव पे बना हुआ ना। लॉ तो ये कहता है कि इफ कम्युलेटिव आउटपुट डबल्स देन कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट फॉल्स टू अ फिक्स्ड परसेंटेज, ये तो हो गया लॉ। तो ये वाला जो मैंने आपको बना के दिया है ये तो एज पर लॉ कॉलम बन गया, इसलिए बनाना भी थोड़ा सा आसान है क्योंकि लॉ अकॉर्डिंग टू द लॉ बना। अब इंक्रीमेंटल के लिए क्या है, तो इंक्रीमेंटल, नाउ यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ strategic management accounting, so you already know management accounting and you know the concept of incremental cost। ये रेलेवेंट कॉस्टिंग में बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। रेलेवेंट कॉस्ट इंक्रीमेंटल होती है विच मींस एडिशनल, कि एक और यूनिट बनाएं तो कॉस्ट में कितना इजाफा होगा। तो यहाँ पे भी हम इंक्रीमेंटल सेंस में कैलकुलेशन करके देखते हैं, और ये इंक्रीमेंटल सेंस में कैलकुलेशन अगेन इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है लर्निंग कर्व का, ये इंटीग्रेट होके आता है किसी भी चीज के साथ। ये डिसीजन मेकिंग के सवाल में भी आ सकता है, ये एक मेक और बाय डिसीजन में भी आ सकता है, ये एक बिल्डिंग के डिसीजन में भी आ सकता है। तो वहां पे जब इंक्रीमेंटली आपको एनालिसिस करना पड़ता है तो लर्निंग कर्व आपको इंक्रीमेंटली सोचना पड़ता है। अब जरा इसको इंक्रीमेंटल सेंस में सोचिएगा, देन अगेन आई विल गिव यू अ चांस टू आस्क मी अ क्वेश्चन, और बल्कि शायद मैं इसी में आपसे एक कैलकुलेशन करवा भी लूं तो मुझे अगर आइडिया हो जाएगा। आप जरा इंक्रीमेंटल सेंस में देखिएगा। तो पहला जो आपका यूनिट है वो तो अब जाहिर बात है पहले से पहला क्या होगा 0, तो 1 पे इंक्रीमेंटल भी 1 ही होगा। टाइम 100 लगता है, इससे पहले 0 पे 0 लग रहा होगा तो इंक्रीमेंटल 100 ही हो गया। तो पहला कॉलम तो एज इट इज ही आ गया। अब जरा दूसरे का इंक्रीमेंटल देखिएगा, जब आपकी प्रोडक्शन डबल होती है, पहले आपने एक यूनिट बनाया था, अब डबल हो गई, 1 से 2 हो गए, तो इंक्रीमेंट कितना आया यूनिट्स का 1। ठीक है, आई रिपीट, जब यूनिट्स 1 से 2 है तो इंक्रीमेंट यूनिट्स में कितने आए 1। अब जरा टोटल टाइम देखिएगा, ठीक है, टोटल टाइम पहले था 100, यहां पे देखिएगा टोटल टाइम पहले था 100, जब 1 से 2 हुए तो टोटल टाइम हो गया 160। तो टोटल टाइम में इजाफा, टोटल टाइम में इजाफा, क्योंकि हम ऊपर देखें, ऊपर हम इंक्रीमेंटल सेंस में सोच रहे हैं, अब अपने ज़हन में इंक्रीमेंटल फिट कर लें, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इन टोटल टाइम में इजाफा 100 से 160 कितना हो गया जी 60। अच्छा, अब आगे लिखा हुआ एवरेज टाइम पर यूनिट। अब ये फिर कंफ्यूजिंग है कि जी एवरेज कैसे निकालेंगे, तो कोई कहेगा जी कि आप एवरेज वैसे ही निकालें, वो तो एवरेज तो 80 ही आएगी, लेकिन भाई एवरेज भी इंक्रीमेंटल साइंस में देखना है कि जब एक यूनिट से एक ऐड हुआ तो टाइम में कितना इजाफा हुआ 60, तो 60 को फिर 1 पे डिवाइड करना है, तो एवरेज टाइम भी 60 से ही इंक्रीज कर रही है। अभी ये वाला फिनोमेना आपको दूसरे पॉइंट पर क्लियर हो जाएगा, फिर तीसरे से मैं आपसे सवाल पूछूंगा, वो आपसे कैलकुलेट करवाऊंगा। अच्छा जी, अच्छा मैंने एक चीज नोट की कि एक छोटी सी गलती मैंने यहाँ पे की हुई है, 1 2 3 8 लिखा हुआ है, ये 1 2 4 8 है। ठीक है जी, ये मैंने करेक्ट कर लिया, कोई नहीं, ये हो जाता है। तो आई डोंट नो किसी ने आइडेंटिफाई किया था या नहीं किया था, बहरहाल मैंने खुद ही आइडेंटिफाई कर लिया। अच्छा जी, अब 2 से 4 हुई प्रोडक्शन, डबल हो गई, 2 से 4 कितने यूनिट्स का इजाफा हुआ, 2 यूनिट्स का इजाफा हुआ, 2 से 4 2 यूनिट्स का इजाफा हुआ। ठीक है जी, अब टाइम में कितना इजाफा हुआ, तो 160 से टाइम हो गया 256। तो टाइम में जो इजाफा हुआ है एक 2 से 4 होने के लिए, विच इज एन इंक्रीमेंट ऑफ 2 यूनिट्स, तो टाइम में इजाफा हुआ है 96, विच इज द डिफरेंस बिटवीन 256 एंड 160। और अब मुझे अगर इस इजाफी की एवरेज निकालनी है तो मैं 96 को 2 पे डिवाइड करूंगा और वो आ जाएगा 48। ठीक है जी, अब मैं आपको एक मौका देता हूं, आप मुझे 4 से 8 के दरमियान का इंक्रीमेंटल निकाल दें, यूनिट्स भी बता दें, टोटल टाइम भी बता दें, एवरेज टाइम भी बता दें, और अगर नहीं समझ आया तो भी बता दें कुछ सवाल पूछ के। ठीक है जी, मैं आपके क्वेश्चंस पे देख रहा हूँ, आपने फिलहाल या तो सवाल पूछना है या जवाब देना है या कैलकुलेट करना है, एंड यू शुड नॉट टेक मोर देन 1 मिनट, सो आई विल बी वेटिंग फॉर 1 मिनट ओनली।
गॉट वन आंसर बाय समैया विच इज करेक्ट। मैं नहीं बोलूंगा अभी इन्होंने क्या लिखा है, आई लेट अदर्स टू फाइंड आउट एज वेल, बट वेल डन, बिल्कुल ठीक जवाब है। इंक्रीमेंटल की सेंस में तो ठीक जवाब है, अब आप एवरेज की सेंस में भी बता दें मुझे। दूसरा जवाब आ गया हसन का। हसन का टोटल टाइम ठीक है, एवरेज गलत है। हसन थिंक रीथिंक अबाउट दी एवरेज। कुदरत ने कहा जी इंक्रीमेंटल रिपीट कर दें, बिल्कुल जी, मैं अब ये जैसे ही आपको एक अभी जवाब की फॉर्म में जब इनके जवाब में बोलता हूं तो मैं रिपीट कर देता हूं, ये खुद ही रिपीट हो जाएगा। सदफ कह रही हैं जी, सदफ ने जो टाइम बताया है ये टोटल में भी ठीक है और एवरेज में भी ठीक है जी, वेल डन सदफ, यू गॉट इट राइट। एक का आंसर भी ठीक है, एम एम आलम का आंसर भी ठीक है, अली हैदर ने भी बिल्कुल ठीक बता दिया है, सुमैया ने एवरेज बता दिया मुझे, दैट इज करेक्ट, राहत ने भी सही जवाब बता दिया, तो जी वेरी गुड। लाला अमजद आपकी टोटल ठीक है, एवरेज गलत है, जरा एवरेज को देख लें जी, आपको टोटल को 4 पे डिवाइड करना चाहिए था, आई डोंट नो आपने टोटल को किस पे डिवाइड कर दिया है। फिर जी राहत एंड ऑल दैट, तो जी बस अब जरा रुक जाएं, ठीक है जी, वेरी गुड। तो बहुत अच्छे आपने जवाब दिए हैं, अब जरा रुक जाइएगा, मुझे सिर्फ एक आई गेस किरत ने पूछा कि रिपीट कर दें, तो मुझे जरा एक दफा रिपीट करने दें, और रिपीट खुद ब खुद ही हो जाएगा जब मैं आप इसका आंसर लिखूंगा, तो जरा इसको बड़ा केयरफुली फॉलो कीजिएगा। अब जी मैं ऊपर से ही रिपीट कर देता हूं, एक से, और मैं, हाँ, 1 से 2 हुआ तो इंक्रीमेंट हुआ 1 का, तो आपने यूनिट्स की कॉलम को देखना है और उसमें इजाफा देखना है, बारी बारी कॉलम देखें ना, आपने यूनिट्स के कॉलम को देखना है और उसमें इजाफा देखना है, तो 1 से 2 में इजाफा 1 है। अब आ जाए टोटल टाइम, तो आप टोटल टाइम के कॉलम को देखें, 100 से 160, तो टोटल टाइम में इजाफा 160 है, तो यहाँ का इजाफा आपने देख लिया कि 100 से 160 हुए तो 60 का इजाफा है। फिर एवरेज, एवरेज के लिए आपने क्या करना है, एवरेज के लिए आपने 100 को 1 से किया तो 100 एवरेज आ गई, 60 को 1 से किया तो 60 एवरेज आ गई, क्योंकि आपने इजाफी एवरेज देखनी है, ठीक है, आपने वो वाली एवरेज नहीं देखी, इजाफी एवरेज देखनी है। फिर दोबारा करते हैं, 2 से 4 हुए, इजाफा कितना 2, 160 से 256 हुआ, इजाफा कितना 96 का, 96 को 2 पे तकसीम कर दें, 48 हो गया। अब जो आंसर्स मैं पूछ रहा था आपसे, 4 से 8, इजाफा कितना है 4, 256 से 409, टोटल टाइम में इजाफा, टोटल टाइम में इजाफा कितना है जी 2 सॉरी 153.6, और अगर मैं 153.6 को डिवाइड कर दूं 4 पे तो एवरेज आती है 38.4। अब ये वो आंसर था जो आंसर आप में से 90 प्लस लोगों ने, 95% लोगों ने मुझे दिया, विच मीन्स आप फॉलो भी कर रहे हैं, आपको समझ भी आ रही है। मेरे ख्याल में अगर मैं फिजिकल क्लास में ऐसे पढ़ा रहा होता तो इतनी इन्वॉल्वमेंट शायद ना होती, बट आई गेस यू आर डूइंग प्रीटी वेल। मैं दूसरे सेशंस भी देख रहा था, स्टूडेंट्स आर टेकिंग इट सीरियसली व्हिच इज गुड। जी हम भी बहुत सीरियसली ले रहे हैं, वी स्पेंड सो मच टाइम ऑन ये तय करने में कि आपको किस तरीके से लेके चलना है। ठीक है जी, आगे चलते हैं क्योंकि हमें ये बात समझ आ गई। अच्छा जी, अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इसी तरह चलेंगे और मेरे से कोई ये सवाल पूछ ले कि ये हमारा लर्निंग कर्व 1000वें यूनिट तक चलेगा या 10,000 यूनिट तक चलेगा या लाख यूनिट तक चलेगा, तो बताएं जी 1 लाख यूनिट्स बनाने पे कितना टाइम लग जाएगा। तो अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं 8 का 16 कर दूं, 16 का 32 कर दूं, 32 से 64, 64 से 128, 256, 5 से 12, 1024, 2048, 5096। अब ये तो नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पे इतना लंबा टेबल जनरेट करूं और उस इतने लंबे टेबल से मैं फिर कैलकुलेशंस करूं और फिर बीच में कहीं भी एरर हो गया तो मेरा सारा काम गलत हो गया। सो अब यहाँ पे हम किससे हेल्प लेंगे, चूंकि ये मैथमेटिकल इशू है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, तो अगेन मैथमेटिशियंस इसका सोल्यूशन देंगे। कैसे देते हैं, क्या देते हैं, वो तो हमने सिर्फ क्या देते हैं उस पर रहना है, कैसे देते हैं ये डेरिवेशन उन पे छोड़ दें। बहुत सारे स्टूडेंट ये सवाल देते हैं, पूछ लेते हैं सर ये फार्मूला कैसे बन गया। आई एम नॉट गोना आंसर दैट क्वेश्चन कि फार्मूला कैसे बन गया, मैं तो सिर्फ आपको जो बन गया उसकी आपको समझा रहा हूँ कि वो क्या बना, कैसे क्या है और उसका आपने क्या करना है।
तो अब इस तरह के लेंथी एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का जवाब देने के लिए जिसमें हमारे पास जो है वो, और अभी इस तरह के कई क्वेश्चंस इसमें हैं, I'm left with 20 मिनट्स, तो मेरे ख्याल में मैं शायद एक आधा क्वेश्चन कर पाऊँ आफ्टर टेलिंग यू द अलजेब्रिक अप्रोच, या 2 क्वेश्चन कर पाऊँ। और यही मैं कह भी रहा हूँ कि 1 घंटे की क्लास में इतना कुछ करवाना जो है पॉसिबल नहीं होता, बट अगर रमजान आ रहा है, ओके। अब इसका सोल्यूशन इस पूरे को फॉर्मुलेट अलजेब्रिक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जब किया जाता है तो ये उसका एक्सप्रेशन बनता है y इज इक्वल टू a टाइम्स एक्स बी। इसमें जी x क्या है, अब ये अक्सर ये फॉर्मूला पेपर में वैसे ही दिया हो, तो फॉर्मूला शायद आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले का इस्तेमाल और फॉर्मूले में कौन सा वेरिएबल क्या है वो जानना बहुत जरूरी है, फॉर्मूले पे रटने पे जोर ना दीजिएगा। So y is equal to xp, x इसमें क्या है, cumulative number of units, remember चूंकि लॉ cumulative units पे emphasize करता है तो x cumulative number of units है। y क्या है जी, y cumulative average time है, क्योंकि इसी के बारे में तो हमने कैलकुलेशन करनी है, cumulative average time। a क्या है जी, a है जी पहले यूनिट पे कितना टाइम लगता है, फर्स्ट यूनिट टेक्स हाउ मच टाइम। अभी जिस तरह हम जो एग्जांपल कर रहे थे तो हम कह रहे थे जी पहले यूनिट पे 100 घंटे लगते हैं। अच्छा, अब उसके बाद b क्या है जी, b एक जो जो आप जिसे कह लें कि एक कोएफिशिएंट है। आपको पता है कि आप जब भी चीज एक लीनियर इक्वेशन को फॉर्मुलेट करते हैं तो उसमें कांस्टेंट और कोएफिशिएंट्स होते हैं, तो b एक कोएफिशिएंट है, एक इंडेक्स है, और ये कोएफिशिएंट अक्सर तो क्वेश्चन में दिया होता है, ना दिया हो तो कैसे कैलकुलेट करना है, लॉग ऑफ आर, आर क्या है, रेट ऑफ लर्निंग। तो हमारे क्वेश्चन में 80% था, 80 का लॉग ले लें डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2, तो ये कोएफिशिएंट आ जाएगा। तो अगर तो कोएफिशिएंट दिया हुआ है तो वो इस्तेमाल कर लें, और ये नेगेटिव में होता है, माइनस में होता है, माइनस में क्यों होता है, क्योंकि नेगेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन दी cumulative आउटपुट एंड cumulative एवरेज टाइम, ये माइनस में होता है। इससे कंफ्यूज नहीं होना कि माइनस में है तो पता नहीं चलता, गलत ना दिया हो, खुद भी निकालेंगे लॉग ऑफ आर डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2 तो माइनस में आएगा। अब ये 4 चीजें अगर आपको समझ आ गई हैं तो हमने अब जो भी हमारा प्रॉब्लम है लर्निंग कर्व का, स्टैंड लोन है या इंटीग्रेटेड है, कम्युलेटिव यूनिट्स पूछता है या टोटल कम्युलेटिव टाइम पूछता है, या टोटल टाइम पूछता है, या एवरेज टाइम पूछता है, या 100वें यूनिट का टाइम पूछता है, या 1000वें यूनिट्स का टाइम, जो भी प्रॉब्लम है जिसमें लर्निंग का आता है, हमने उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अब इसी इक्वेशन से निकालना है। अब हमने इसका इस्तेमाल सीखना है। अच्छा, अब किसी और क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं जो एग्जाम्पल हम कर रहे थे, मैं उस एग्जाम्पल की सिर्फ एक लाइन आखिरी वाली जिसका जवाब मैंने आपसे पूछा था और जिसका जवाब आपने मुझे ठीक दिया था, ये जो आखिरी वाली लाइन है इसको मैं डायरेक्ट उस टेबल से नहीं, जिस तरह हम कर रहे थे वैसे नहीं, बल्कि डायरेक्ट किससे करते हैं, इस इक्वेशन से। तो हमें जरा बात समझ आ जाएगी कि हम क्या बात कर रहे हैं और ये जो फार्मूला है ये क्या कह रहा है। ठीक है जी, तो डायरेक्ट करते हैं। एक कर लिया तो चाहे हमें 100 इस तरह के कह दे हम कर लेंगे, ये तो सिर्फ बस फॉर्मूले में बात डालनी है, आपको पता है। तो जो बाद में जो चीज मुश्किल होगी वो शायद क्वेश्चन की नौयत को समझना होता है। हमारा यहाँ पे जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग या बहुत सारे दूसरे सब्जेक्ट्स में जो स्टूडेंट सफर करते हैं, they suffer from lack of the understanding of the scenario and what the question is asking and how to approach the question। उन्हें बता दिया जाए ऐसे करना हो तो फटाफट कर लेते हैं। तो जी अब मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल ये है कि मैं निकालना चाहता हूं cumulative एवरेज टाइम, मैं निकालना चाहता हूं y, इसका जवाब हम निकाल चुके हैं, और इसका जवाब हमने क्या निकाला था, ये निकाला था कि अगर हम 8 यूनिट्स बनाएंगे तो कम्युलेटिव एवरेज 51.2 आएगी। इंक्रीमेंटल को भूल जाएं, फिलहाल इंक्रीमेंटल को भूल जाएं, वो एक अलग बात है, लेकिन हमने जो जवाब निकाला था कि अगर 8 यूनिट्स बनाएंगे तो कम्युलेटिव एवरेज 51.2 आएगी। तो मैं निकालना चाहता हूँ कम्युलेटिव एवरेज टू प्रोड्यूस एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स। अब इसमें ए क्या है, ए वो कहता था जी कि पहले यूनिट पे कितने घंटे लगते हैं, तो हमें बताया गया कि पहले यूनिट पे 100 घंटे लगते हैं। मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू फीड कर दी, ठीक है जी।
ए क्या है जी, पहले यूनिट पे कितना टाइम लगता है, तो वो जो कह रहा है हम वो ले लेते हैं। 100 घंटे का है, हमने 100 घंटे ले लिए। अच्छा जी, अब मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई किससे करना है? मल्टीप्लाई करना है एक्स और उसका आपने उसको आपने रेज टू पावर बी करना है। तो यहाँ पे x क्या है? यहाँ पे जो x है दैट इज द नंबर ऑफ यूनिट्स, कि हम कितने यूनिट्स पे चाहते हैं। तो जी हम कितने यूनिट्स पे चाहते हैं? हम चाहते हैं कि 8 यूनिट्स पे हमें पता लगे। तो x would be then 8। तो ये हमने यहाँ पे 8 ले लिया x की बजाय। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो b है ये बिल्कुल साथ लगा हुआ, विच गिव्स एन इम्प्रेशन के b को शायद आपने मल्टीप्लाई करना है, बट दिस इज लाइक, दिस शुड बी लाइक दिस, इट इज रेज टू पावर b। तो अब b क्या है? पहले तो b निकाल लें। तो वो कहते हैं जी b क्या है? b क्या है जी? log of r। अब r क्या है? 80%। log of r, log of r, so log of 0.8। तो इसको डिवाइड करेंगे किससे? log of 2 से। तो अगर मैं log of 0.8 को डिवाइड कर दूं log of, मुझे यहाँ पे जरा लेना पड़ेगा, आप भी साथ साथ अगर कैलकुलेटर पे ले रहे हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। सो log of 0.8, तो ये आ गया जी -0.0969, और फिर उसके बाद log of 2, तो ये आ गया 0.301029। और अब अगर मैं इन फिगर्स को डिवाइड कर दूं, -0.0969 divided by 0.301029, तो एक कोफिशिएंट आ जाएगा -0.3216। तो ये जो है, ये जो आपके पास आया है, दिस इज दी कॉफ। अब वो कह रहा है कि